हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बीपीएससी वाले टेस्ट सीरीज से टेस्ट नंबर 1 का जो इनका सेक्शनल टेस्ट था 20 का, उसमें फर्स्ट टेस्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री में ये सेक्शनल टेस्ट है एंशिएंट हिस्ट्री पे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट टेस्ट का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के विषय पर नागसेन और मियांडर प्रथम के बीच हुआ संवाद किस पुस्तक में दर्ज है? बौद्ध धर्म के विषय पर नागसेन और मिनांडर प्रथम के बीच हुए संवाद ये दर्ज है मिलिंद पन्हो। क्वेश्चन 2, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों ने किस नदी के तट पर विजय प्राप्त की थी? 10 राजाओं के युद्ध में भरतों ने पारुसनी नदी के तट पे विजय प्राप्त की थी, पारुसनी नदी। क्वेश्चन 3, किस श्रेणी में लेखन के आविष्कार से पहले हुई घटनाओं को शामिल किया गया है और जो 3 पाषाण युगों का प्रतिनिधित्व भी करता है? ये बात कर रहे हैं प्रागैतिहासिक का, प्री हिस्ट्री पीरियड का, प्री हिस्ट्री। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है पता करना है। पहला है, हड़प्पा स्थलों पर पाई गई जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर की हड्डियां शामिल है। ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड, हल के टेराकोटा मॉडल चोलिस्तान और बनवाली हरियाणा में पाया जाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है कि हल के टेराकोटा मॉडल चोलिस्तान और बनवाली जो हरियाणा में है वहाँ पाया जाता है। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन 5, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखितों में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है पता करना है। पहला है, हालांकि मोहनजोदारो सबसे प्रसिद्ध स्थल है लेकिन खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा था। सेकेंड, बस्ती के दो भागों में विभाजित किया गया, एक छोटा लेकिन ऊंचा है, दूसरा बहुत बड़ा लेकिन निचले स्तर पर है। ये सभी जानते हैं कि इनके बस्ती को 2 भाग में बांटा गया था, एक ऊंचा वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। थर्ड, निचला शहर भी कहीं कहीं 4 दीवारी से घिरा हुआ रहता था। ये बात भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख द्विभाषी है? इसमें से कौन सा शिलालेख द्विभाषी है? यह कंधार शिलालेख द्विभाषी है। क्वेश्चन 7, सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति किस गुप्त सम्राट द्वारा दी गई थी? सिलोन के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दिया था समुद्रगुप्त। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में कौन सा शासक शक युग की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है? शक युग की शुरुआत किया था कनिष्क। क्वेश्चन 9, ग्रेगोरियन कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है वो पता करना है, ग्रेगोरियन कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर के बारे में। पहला है हिजरी कैलेंडर, जिसे इस्लामिक या हेलियो कैलेंडर भी कहा जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। हिजरी कैलेंडर को इस्लामिक तो कहा जाता है, इसे चंद्र कैलेंडर कहा जाता है। ये चंद्रमा पे बेस रहता है तो इसलिए चंद्र कैलेंडर कहा जाता है। सेकेंड है, ग्रेगोरियन कैलेंडर को पोप ग्रेगरी 13 द्वारा 1582 में जूलियन कैलेंडर के सुधार के रूप में पेश किया गया। ये स्टेटमेंट सही है, तो सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था जिसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या के फलस्वरूप उसके राजवंश का अंत हो गया था? मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था, बृहदर्थ। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में कौन सा 4 वेदों का गठन करता है? निम्नलिखित में 4 वेदों का गठन करता है। ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, यजुर्वेद होता है, संहिता नहीं होता, अथर्ववेद होता है। ये चारों का चारों वेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12, गौतम बुद्ध को निर्वाण या ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था गया शहर में, गया। 13, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन 14, कौन सा गुप्त शासक अपनी व्यापक सैन्य विजय के लिए जाना जाता है
और अक्सर उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण और नवाचार आमतौर पर मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए? कौन सा उपकरण और नवाचार जो मध्य पाषाण काल से जुड़े हैं? यह है सूक्ष्म पाषाण और मछली पकड़ने के उपकरण। सूक्ष्म पाषाण और मछली पकड़ने का उपकरण, जिसको इंग्लिश में माइक्रोलिथ और फिशिंग इम्प्लीमेंट कहते हैं। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को अपने शासन के दौरान कला, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है? ये कौन सा गुप्त शासक थे जो अपने कला, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा दिए थे? ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन 17, गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था जो विदेशी आक्रमणों के खिलाफ साम्राज्य की रक्षा के प्रयासों के लिए जाना जाता है? गुप्त साम्राज्य का अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन 18, किस काल में मनुष्य शिकार और संग्रह से कृषि और अस्थायी समुदाय की ओर परिवर्तित हुआ? किस काल में मनुष्य शिकार और संग्रह से कृषि और अस्थायी समुदाय के लिए परिवर्तित हुआ था? ये हुए नवपाषाण काल में, नियोलिथिक एज में। क्वेश्चन 19, प्रारंभिक मानव समाज में पशुपालन की क्या भूमिका थी? प्रारंभिक मानव समाज में पशुपालन की भूमिका थी, ये एक स्थिर भोजन स्रोत प्रदान करता था, एक स्थिर भोजन स्रोत प्रदान करता था। सेकेंड, खाना बदोश शिकारी संग्रहकर्ता जीवन शैली को बढ़ावा देना। ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20, पश्चिम दक्षिण भारत में संगम युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? संगम युग की विशेषताएं थी, पहला है फलता फूलता व्यापार और शहरीकरण। ये स्टेटमेंट सही है। शास्त्रीय तमिल साहित्य की रचना संगम युग में हुआ था, यह भी स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। 21, संगम युग के दौरान संगम कविता का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या था? संगम युग के दौरान संगम कविता का प्राथमिक केंद्र बिंदु था प्रेम, प्रकृति और जीवन के विविध अनुभवों का जश्न मनाना। ये कविता में यही सब मेंशन होता था, प्रेम, प्रकृति और जीवन के विविध अनुभवों का जश्न मनाना। ऑप्शन बी। धार्मिक और पौराणिक विषय इसमें नहीं रहता था। 22, छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी घटना गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रतीक है? गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रतीक है हूनों का आक्रमण। हूनों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। 23, संभवतः हड़प्पा स्थलों पर पाए गए सभी सोने के आभूषण कहाँ से बरामद किए गए थे? संभवतः हड़प्पा स्थलों में पाए गए सभी सोने के आभूषण बरामद किए गए थे भंडार से, भंडार। 24, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान यात्रियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी शाही अधिकारी जिम्मेदारी था? ये अधिकारी जिम्मेदार था राजभट्ट, राजभट्ट। 25, अशोक की माता कौन थी? अशोक की माता थी शुभद्रांगी, शुभद्रांगी। 26, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है सातवां स्तंभ, सातवां। 27, वेदांत के 6 शाखाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेदांत के 6 शाखाओं के बारे में पहला है, इसमें सही कथन चुनना है। अद्वैत शाखा का कहना है कि व्यक्तिगत स्वयं, आत्मान और ब्रह्मन दोनों एक ही हैं और इस अंतर को जानने से मुक्ति मिलता है। अद्वैत शाखा का कहना है कि आत्मा और ब्रह्मा दोनों एक ही हैं। ये स्टेटमेंट सही है। इसके गुरु थे आदि शंकरा। ये आदि शंकरा अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। सेकेंड है द्वैताद्वैत शाखा कहता है ब्रह्मा सर्वोच्च वास्तविकता है, ये सभी का नियंत्रक है। द्वैताद्वैतवाद में कहता है कि नहीं, ब्रह्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके समर्थक थे निम्बार्क। दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी। 28, निम्न में कौन सा संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा जैनियों का तीसरा संप्रदाय है? श्वेतांबर और दिगंबर के अलावा जैनियों का तीसरा संप्रदाय माना गया है यापनिया संप्रदाय को, यापनिया संप्रदाय जो कर्नाटक में रहते हैं। 29, पुस्तक और लेखक मैच द कॉलम है। पहला है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के लेखक हैं ऋषि भरत।
ऋषि भरत। विक्रम विक्रमोर्वशी के हैं कालिदास। सूर्य सिद्धांत दिए थे आर्यभट्ट। और कामसूत्र का है वात्स्यायन। ऑप्शन बी। 30 दिए गए विकल्पों में किस ऐतिहासिक व्यक्ति का पहचान एक रात के रूप में किया गया है? एक रात के रूप में किया गया महापद्मनंदन का। 31 पश्चिमी दक्कन में चालुक्यों की राजधानी कहाँ स्थित थी? पश्चिमी दक्कन में चालुक्यों की राजधानी स्थित थी वातापी। 32 चोल साम्राज्य के भीतर गैर ब्राह्मण देव गांवों में स्थानीय निवासियों को आम सभा को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? चोल साम्राज्य के भीतर गैर ब्राह्मण देव गांव में स्थानीय निवासियों को आम सभा को संबोधित करने के लिए उर शब्द का प्रयोग किया जाता था। उर। 33 महावीर के प्रारंभिक अनुयायी कौन थे? महावीर के प्रारंभिक अनुयायी थे जामाली। 34 उपनिषदों का स्वरूप क्या है? उपनिषदों का स्वरूप है हिंदू दर्शन का स्रोत। 35 सिंधु घाटी सभ्यता में किस संरचना को सबसे बड़ा होने का गौरव प्राप्त है? सिंधु घाटी सभ्यता में एक अन्न भंडार को सबसे बड़ा होने का गौरव प्राप्त है अन्नागार। 36 मध्य पाषाण काल के दौरान आमतौर पर पाए जाने वाला छोटे पत्थर के औजार को क्या कहा जाता था? छोटे पत्थर के औजार को कहा जाता था माइक्रोलिथ्स। 37 बिंबिसार के लिए कौन सा वैकल्पिक नाम प्रयोग किया गया? बिंबिसार के लिए वैकल्पिक नाम था श्रेनिका। 38 निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था समुद्रगुप्त। 39 तेलुगु महाकाव्य आमुक्तमाल्यदा के लेखक कौन हैं? तेलुगु महाकाव्य आमुक्तमाल्यदा का लेखक हैं कृष्णदेवराय। 40 निम्नलिखित में कौन सा पाकिस्तान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है? सिंधु घाटी सभ्यता जो पाकिस्तान में स्थित है वो है हड़प्पा। 41 कौन सा शिलालेख चोलों के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है? कौन सा शिलालेख चोलों के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है? यह है उत्तर मेरूर शिलालेख। 42 ऋग्वेद के किस मंडल को सामान्यतः सोम मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के 9वें मंडल को सामान्यतः सोम मंडल कहा जाता है। 43 कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण का श्रेय दिया जाता है नंदीवर्मन द्वितीय को। 44 कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी के रूप में कार्य करता है? कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी के रूप में कार्य करता था? यह था तंजौर। 45 उद्घाटन बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई गई थी? उद्घाटन बौद्ध परिषद बुलाई गई थी राजगृह। 46 सांख्य दर्शन शास्त्र विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सांख्य दर्शन शास्त्र विद्यालय की स्थापना की गई थी कपिल के द्वारा। 47 नबदा टोली किस राज्य में स्थित है? नबदा टोली स्थित है मध्य प्रदेश में। 48 आहार सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आहार सभ्यता। पहला है आहार के मूल निवासी तांबा गलाना जानते थे। ये स्टेटमेंट सही है कि आहार के मूल निवासी तांबा गलाना जानते थे। सेकंड है चावल उनके लिए अज्ञात था। गलत, वो चावल उनके लिए ज्ञात था। धातु का काम आहार की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यह स्टेटमेंट भी सही है कि धातु का काम आहार की एक अर्थव्यवस्था का साधन था। 4 यहाँ काले लाल रंग के बर्तन मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितियाँ आकृतियाँ उकेरी गई है। ये भी स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया इसमें? केवल 1, 3 एंड 4। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। 49 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा यूनानी दूत भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। क्वेश्चन 50
सातवाहन वंश के सबसे पुराने शिलालेख किस शताब्दी के हैं? सातवाहन वंश के सबसे पुराने शिलालेख पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। 51 सातवाहनों के द्वारा मुख्यतः किस प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे? सातवाहनों के द्वारा मुख्यतः शीशे के सिक्के जारी किए गए थे, शीशे के। 52 किस ऐतिहासिक काल के दौरान विरासत से संबंधित व्यापक कानून स्थापित किए गए थे? किस ऐतिहासिक काल के दौरान विरासत से संबंधित व्यापक कानून स्थापित किए गए थे? यह गुप्त काल, गुप्त काल में ऐसा हुआ था। 53 निम्नलिखित में किसने आदिवासी समुदाय को ब्राह्मणवादी समाज में एकीकरण की सुविधा प्रदान की थी? किसने आदिवासी समुदाय को ब्राह्मणवादी समाज में एकीकरण की सुविधा प्रदान की थी? यह गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य में ऐसा हुआ था। 54 निम्नलिखित में से कौन सा राजा वाकाटक राजा रुद्रसेन प्रथम की संतान था? वाकाटक राजा रुद्रसेन प्रथम के संतान थे पृथ्वीसेन प्रथम। 55 महाराष्ट्र के ताम्रपाषाण काल के दौरान लोग अपने मृतकों को किस दिशा में दफन करते थे? महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल के दौरान मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा में दफन करते थे। 56 निम्नलिखित में किस पुरातात्विक स्थल ने एक ही कब्रगाह में मानव कंकालों के साथ साथ कुत्ते के कंकालों को दफनाए जाने का साक्ष्य उपलब्ध है? ऐसा मिला है ब्रुज होम जो जम्मू कश्मीर में है। 57 निम्नलिखित जोड़ियों में विचार कीजिए। ऐतिहासिक स्थान है डैश के लिए जाना जाता है। पहला ब्रुज होम शैलकृत देवी मंदिर के लिए, गलत। ब्रुज होम जो जम्मू कश्मीर में है ये नवपाषाण कालीन वस्तु के लिए जाना जाता था। चंद्रकेतुगढ़ जो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ से टेराकोटा काल का चीज़ मिला है, ये सही है। गणेश्वर जो जोधपुर राजस्थान में है, यहाँ से ताम्र कलाकृतियाँ मिली है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 58 गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित हैं? गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं अथर्ववेद। 59 बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगज कोई टर्की में पाया जाता है। ऐसे शिलालेख मिले हैं जिनमें वैदिक देवी देवताओं के नाम का उल्लेख है। बोगज कोई शिलालेख में वैदिक देवी देवताओं के नाम का उल्लेख है, ये टर्की में पाए गए हैं। 60 अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के प्रथम शिक्षक थे। 61 विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है? विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम है ककनाम। 62 मौखरियों के शासनकाल के दौरान किस शहर ने धीरे धीरे उत्तर भारत की राजनीतिक केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया? यह शहर था कन्नौज। 63 चूड़ामणि नाटक का लेखक कौन है? चूड़ामणि नाटक के लेखक हैं शक्तिभद्र। 64 भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला है बोधिस तत्व बोधि मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ये गलत। बोधिस तत्व बोधि मत के महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। सेकेंड, बोधिस तत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही है। बोधिस तत्व समस्त सचेतना प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ये स्टेटमेंट को फिर से पढ़ लीजिएगा, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी। 65 जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान बुद्धि के लिए शब्द प्रयोग किया गया केवल। 66 तीन रत्न सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान का सिद्धांत किससे संबंधित है? तीन रत्न का सिद्धांत जैन धर्म से है, जैन धर्म। 67 निम्नलिखित में किसे विनाश की रात के रूप में वर्णित किया गया है? विनाश की रात के रूप में वर्णित किया गया है कीर्तिवर्मन प्रथम। 68 भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी का संबंध किस धर्म से संबंधित है? भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी का संबंध जैन धर्म से है, जैन धर्म। 69
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? गलत को फाइंड करना है। पहला है भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों को नयन नार कहा जाता है, ये गलत है। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले को अलवर कहा जाता है। स्टेटमेंट 2, भगवान शिव की पूजा करने वाले भक्तों को अलवर कहा जाता है, ये गलत है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को नयन नार कहा जाता है। दोनों उल्टा दिया गया था, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। 70, बुद्ध के समय भारत के 6 प्राचीन महानगर कौन थे? बुद्ध के समय 6 प्राचीन महानगर थे। चंपा, राजगिरी, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। ऑप्शन बी। 71, पाणिनि के अष्टाध्याय में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? पाणिनि के अष्टाध्याय में 22 महाजनपदों का उल्लेख है। ऐसे 16 थे, लेकिन पाणिनि के अष्टाध्याय में 22 महाजनपद हैं। 72, सही जोड़े चुने। प्रांत और उसका राजधानी। उत्तरापथ का राजधानी था तक्षशिला। अवंतीरथ का राजधानी था उज्जैन। कलिंग का तोसली। दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी और प्राच्यपथ का पाटलिपुत्रा। सभी का सभी स्टेटमेंट सही, मैच द कॉलम सही है। ऑप्शन सी। 73, जैन दर्शन के अनुसार संसार के निर्माण और पालन किसके द्वारा होता है? जैन दर्शन के अनुसार संसार के निर्माण और पालन होता है सार्वभौमिक सत्य के द्वारा। सार्वभौमिक सत्य। 74, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन इसमें सही है, कितने सही हैं। पहला है 1921 में MS वत्स ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की गई थी, ये सही है। 1925 में मोहनजोदारो में खुदाई शुरू हुई थी, ये भी सही है। 1946 में RES व्हीलर ने हड़प्पा में उत्खनन किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। 1955 में SR राव ने लोथल में खुदाई शुरू किए थे, सही। 1960 में BB लाल और BK थापर ने कालीबंगन में खुदाई शुरू किए थे। पांचों का पांचों स्टेटमेंट सही है। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, देखिए 75, अशोक के धम्म का केंद्रीय बिंदु है। अशोक के धम्म का केंद्रीय बिंदु था शांति के प्रति निष्ठा, शांति और अहिंसा, सहनशीलता का सम्मान। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये था इस टेस्ट का सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।